नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 180 एवं 181। हाय, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अतुल मैसेज का जवाब देते हुए बोलता है। खूबसूरत लड़कियों की पहचान नहीं होती है, पहचानते नहीं है बल्कि पहचान बनाते हैं। दूसरी तरफ से मैसेज टोन के साथ ये मैसेज आता है। जी? क्या जी? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ, आपको तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है, लेकिन लगता है आपके पास फुर्सत के पल बहुत हैं। जी, आपके लिए फुर्सत के पल निकाल के तो सकते हैं। खाना खा लिया आपने? अतुल अनजाने नंबर से मैसेज देख के हैरान परेशान था। नहीं, बस खाने जा रहा हूँ। क्या मैं खूबसूरत लड़की का नाम जान सकता हूँ? यस, ईशानी पांडे। नाइस नेम। जितनी खूबसूरत आप है उतना ही नाम भी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, अनजान लोगों से मैं दोस्ती नहीं बना करता हूँ। अनजान लोगों को भी दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि जो बातें हम जान पहचान वालों से मिलकर नहीं कर पाते हैं, वो हम अनजान लोगों से कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आपसे दोस्ती करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू। गुड नाइट। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अतुल अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। ये वही मैसेजेस हैं जिससे वो पहली बार ईशानी से फ़ोन पर चैटिंग किया था। चैटिंग का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता चला गया था। दोनों ने बस एक दूसरे की प्रोफाइल पिक देखी थी, ना कभी फ़ोन पर बात किया था, ना ही कभी मिलने की कोशिश की थी। जहाँ ईशानी बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी, वहीं अतुल उसके चैट और उसके प्रोफाइल पिक से इम्प्रेस हो गया था। ये क्या है ईशानी? तू तो किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकती है। यही तो ईशानी पांडे का जादू है। अब देखना, ये बंदा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट किए बिना सोएगा नहीं। ईशानी का जादू उसके सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आता है, तूने इतनी जल्दी लड़के इम्प्रेस कैसे हो जाते हैं? बस गॉड गिफ्ट है, भगवान ने मुझे बनाया ही इतना सुंदर है। अगर इसको तुझसे प्यार हो गया तो? आरोही परेशान होते हुए बोलती है। तो मुझे क्या है, ये प्यार करेगा तो ये जान है, मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ। जिस दिन बोर हो गई ब्लॉक कर दूंगी। और वही हुआ। ईशानी की मीठी बातों से अतुल को प्यार हो जाता है और अब वो उससे मिलने की कोशिश करता है। उसने फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी को तो किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं था। जैसे ही अतुल की दोस्ती से वो बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ईशानी अतुल को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि इधर शरद उसके पीछे पड़ा हुआ था और वैसे भी अतुल से उसे कोई लगाव नहीं था, ना ही प्यार वगैरह था। वो तो अपने दोस्त के कहने पर उसके साथ टाइम पास कर रही थी। अब जैसे ही टाइम पास के लिए जी का जंजाल बनने लग जाता है, अतुल को मैसेज करती है और झूठ मूठ की उसकी शादी होने वाली है उसे बताती है। इसलिए वो उससे बात नहीं करेगी, ये बातें भी बताती है। अतुल का मासूम दिल बुरी तरह से टूट जाता है। ईशानी के बारे में बस उसके दोस्त अर्पित को पता था, जिसके साथ वो फ्लैट शेयर करता था। वही दोनों को फ़ोन पर घंटों चैट करते हुए देखता था और उसके दिल टूटने पर वही सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता था। लेकिन सर पर पहाड़ तब टूटता है जब शरद की सगाई में अपने भाई के दुल्हन के रूप में ईशानी को देखता है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसके प्यार को ठुकराना, उसका दिल तोड़ना एक तरफ था, लेकिन अपने ही प्यार को भाभी के रूप में देखना उसकी तकलीफ दूसरी तरफ थी।
शरद अतुल से कई बार अपने प्यार के बारे में बात कर चुका था कि वो ईशानी से कितना प्यार करता है। शरद की आंखों में दूर से ही प्यार छलकता था। ईशानी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो किसी से प्यार करती है और अब शादी होने वाली है, इसलिए वो उससे बात नहीं करेगी। अतुल ना ही खुदगर्ज था, ना ही उसके मन में कोई मेल था। जिस तरह से ईशानी उससे अनजाने की तरह मिलती है, अतुल भी अनजान बन जाता है और दोनों के बीच से हटना ही मुनासिब समझता है। अपने दिल को बहुत समझाता है, लेकिन ये दिल अगर सबकी बात समझ जाए तो किसी से प्यार ही ना करे। आखिर दिल पर कहाँ किसी का जोर चलता है। सगाई से लेकर शादी तक सफ़र तय किया था उसने, लेकिन ईशानी को लेकर उसके मन में ख्याल बदल ही नहीं रहे थे। जब सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो नीरज से बात करके उसके दिमाग पर असर पड़ता है। पहले अपने प्यार को खोना, फिर अपने अस्तित्व पर हजारों सवाल, सारी बातें उसे झकझोर कर रख जाता है और उस रात सवाल करके तमाशा बना देता है और बुरी तरह से टूटकर बाहर निकल जाता है और सबसे दूरी बना लेता है। वक्त लगा था, उसने खुद को संभाल लिया था और इस सच को स्वीकार कर लिया था कि ईशानी अब उसकी भाभी है। उनका रिश्ता बदल चुका है और अब रिश्तों को मान देना पड़ेगा। सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। कब तक अपने घर परिवार से मुंह मोड़ सकता था, लेकिन वापस आने पर इतना बड़ा तूफान इंतजार कर रहा होगा, उसने कहाँ सोचा था। आज फिर से उसी दोराहे पर खड़ा था। ईशानी की तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन हक से आंसू भी तो नहीं पोंछ सकता था। दुनिया क्या कहेगी, अपनी ही विधवा भाभी पर नजर गंदी डाल रहा है। सबसे पहले ईशानी कभी उसे ये हक देगी, क्योंकि वो उससे पहले ही दोषी मान चुकी है। सबकी जिंदगी उलझ कर रह गई थी। अतुल, हाँ 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 मम्मा। जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेता है। चल खाना खा ले। भूख नहीं है मम्मा। अतुल अपने आँख साफ करते हुए बोलता है। बेटा, जाने वाला तो हमें छोड़कर चला गया, अब तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। चलो, तुम्हारे पापा भी नहीं खा रहे हैं, देवर जी और भावना जी भी कुछ नहीं खा रहे हैं। ठीक है, चलिए। भाई नीचे आए हैं? नहीं, कहाँ आया है। अब चलिए, मैं उन्हें देखता हूँ। चलिए ना, सब नीचे खाने पे इंतजार कर रहे हैं आपका। धानी नीरज को नीचे चलने के लिए मना रही थी। तुम जाओ, खाना खा के मेरे लिए लेते आना, मुझे काम है। नीरज अपने फाइल के पन्ने पलटते हुए बोलता है। चलिए ना, सबके साथ नीचे बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा मुझे बताओ, क्या अच्छा लगेगा? सबके साथ नीचे बैठने से खाली कुर्सी पर सरद आ जाएगा? नहीं, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना है मुझे। अगर खाना लेने का मन नहीं है तो रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे भूखा रहना है। रहने दीजिए भाभी, किसे कह रही हैं आप? जिसे बस अपना दुख दिखाई देता है। अतुल अंदर आते हुए बोलता है। मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर? जब देखो बिना नॉक किए हुए कमरे में आ जाते हो। कैसे बात कर रहे हैं आप? धानी उसे रोकती है। मुझे इसी तरह से बात करने आती है। तुम लोगों को दिक्कत है तो जा सकते हो। हम लोगों को दिक्कत नहीं है आपसे, आपको हम लोगों से दिक्कत है। अतुल भी उसको जवाब देता है। तो क्या तुम लोगों की खातिर मैं घर छोड़ दूं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। देखो, मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। तो सीधा कब रहता है आपका दिमाग? अब दोनों क्यों लड़ रहे हैं? देवर जी, आप तो समझदार हैं। धानी दोनों को रोकती है। हाँ, तुम्हें तो अपना पति छोड़कर हर कोई समझदार ही दिखता है ना। पति समझदारी वाला काम करेगा तभी तो पति समझदार दिखाई देगा। करेंगे छोटे बच्चे जैसा काम तो समझदार कौन कहेगा? अतुल भी नीरज से आज भिड़ चुका था। तू जा रहा है यहाँ से, मार खा कर जाएगा। हाँ ठीक है, मार लीजिए, लेकिन नीचे चलिए।
मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती भी उठाकर भी ले जा सकता हूँ आपको। तू तू मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाएगा। हाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। नीरज फाइल पटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। हम दोनों एक दूसरे से ऐसे क्यों बात करते हैं? नीरज धानी परेशान हो गई थी दोनों को लड़ते हुए देखकर। भाभी आप बहुत भोली हैं, नहीं समझेंगी, चलिए नीचे। अतुल धानी का हाथ पकड़ते हुए नीचे उतरता है। अतुल एक एक करके सबको कमरे से बाहर लेकर आता है। ईशान रिया को लेकर लंदन जा चुका था। खाली कुर्सी, खाली घर, हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन अब यही जिंदगी थी, सबको जीनी थी। दो दो निवाले खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। ईशानी, ईशानी सो गई बेटा? ईशानी। हाँ मम्मी। ईशानी कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। बेटा थोड़ा सा तो कुछ खा ले। भूख नहीं है मम्मी। अच्छा ठीक है, ये हल्दी वाला दूध पी ले। मम्मी मैं दूध कैसे पी सकती हूँ? क्या लगा रखा तूने? मैं ये कैसे खा सकती हूँ, ये कैसे पी सकती हूँ, ये कैसे पहन सकती हूँ? तू सब कुछ कर सकती है मेरी बच्ची। और तो इसमें वैसे भी कोई नमक नहीं है, ना कोई स्वाद वाला सामान है। हल्दी वाला दूध है, पी ले, नींद आ जाएगी अच्छे से। ऐसे नहीं सोएगी तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सुशीला जी को गुस्सा होते हुए देखकर ईशानी दूध का गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर देती है। दूध के गिलास को खाली होते हुए देखकर सुशीला जी के चेहरे पर संतोष आ जाता है। चल अब सो जा। ठीक है मम्मी। सुशीला जी के कमरे से बाहर चली जाती है। ईशानी शरद की तस्वीर देखते हुए लेट जाती है। होली वाले दिन आप आए थे ना मुझे रंग लगाने के लिए, और मैं उस दिन आपको पहचान ही नहीं पाई। तब मुझे कहाँ आपके प्यार का गहराइयों का पता था। मुझे लगा था आप कोई लफंगा है जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ईशानी शरद की तस्वीर देखते हुए बात किए जा रही थी। दूसरी तरफ अतुल उसकी तस्वीर निहार रहा था। आखिर इंसान कब तक भूख प्यास नींद से दूर रह पाता? एक वक्त के बाद शरीर भी थकने लग जाता है। ईशानी शरद की तस्वीर से बात करते करते जाने किस पहर उसकी आंख लग जाती है। नींद तो तब खुलती है जब उसे अपने पेट में भयंकर दर्द का एहसास होता है। आह! पेट पकड़ कर उठकर बैठ जाती है। आह मम्मी, मम्मी कितना दर्द हो रहा है। आह! आह! मम्मी, मम्मी! ईशानी दर्द के मारे चीखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था पेट के नीचे का हिस्सा कटकर शरीर से अलग हो जाएगा। असहनीय पीड़ा हो रही थी। अपने बैठ कर उठकर किसी तरह दरवाजे के पास आती है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। मम्मी, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी दरवाज़ा खोलो। पापा, पापा सुन, पापा सुन रहे हैं आप? पापा कमरे का दरवाज़ा खोलिए। पापा, मम्मी! ईशानी दर्द के मारे सबको बुलाए जा रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। शायद सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। सुशीला जी अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। बार बार अपने पति की तरफ देख रही थी, जो नींद की दवाई के असर से बेसुध होकर सो रहे थे। ईशानी की आवाज़ सुनकर छटपटा रही थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नहीं जा रही थी। बस बस मेरी बच्ची, कुछ घंटे दर्द और तकलीफ होगा, फिर तुम्हें इस बच्चे से निजात मिल जाएगा। फिर तुम्हें पुरानी दुनिया में वापस ले आऊँगी, फिर से तुम्हारी दुनिया में रंग बसाऊंगी। सुशीला जी हजार सपने देखते हुए बोलती है। मम्मी, मम्मी दरवाज़ा खोलिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईशानी छटपटाते हुए पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। सबको आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। गरिमा, गरिमा! ईशानी हिम्मत करके उठकर अपने फ़ोन के पास जाती है और आराधना जी को फ़ोन मिला देती है। लेकिन उसकी ख़राब किस्मत, आराधना जी का फ़ोन बाहर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था।
ऐसी हालत में कहाँ किसी को अपना फ़ोन याद रहता है। ईशान अरविंद जी को फ़ोन लगाती है। उनका फ़ोन साइलेंट था। धानी का फ़ोन किचन में रखा हुआ था। भावना जी का फ़ोन ऑफ था। नीरज का नंबर उसे पता नहीं था। सब कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मर जाऊंगी। किसको किसको फ़ोन करूं? ईशानी को एकदम से अतुल का ख्याल आता है और वो अतुल का नंबर मिला देती है। अतुल जो उसी का तस्वीर देख रहा था, उसी का फ़ोन देखकर हैरान हो जाता है। आज कई महीनों बाद उसके फ़ोन पर उसके नाम दिख रहा था। वो आश्चर्य से फ़ोन को देखे जा रहा था। फ़ोन बजकर बंद होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अतुल कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो? अतुल। दर्द के मारे ईशानी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ ईशानी? अतुल, अतुल मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर पर? लेकिन क्यों? अतुल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास। मुझे ईशानी बोलने से पहले गहरी सांस लेने लग जाती है। पेट में दर्द? लेकिन क्या हुआ है तुमने? तुमने कुछ अनहाइजेनिक खा लिया था क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया था, डैम इट। आई एम प्रेग्नेंट। अतुल जो बाहर निकालकर चाबी उठा रहा था, ईशानी के बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। अतुल, अतुल तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से आ जाओ, मेरे शरद के बच्चे को बचा लो। मैं मर जाऊंगी मुझसे कुछ हो गया तो। अतुल। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस पहुँच रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। ईशानी के हाथों से फ़ोन छूट जाता है और वो पेट पकड़कर तड़पने लग जाती है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं था। माथे पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा था। ईशानी अपने सुध-बुध खो चुकी थी। दिन से रात कैसे होता था और रात से दिन कैसे होता था, उसे कुछ ख्याल नहीं रहता था। बस सर बस शरद की तस्वीर देखकर अपना दिन गुजारा करती थी। शरद की यादों के साथ जी रही थी। ना उसे अपने बच्चों का ख्याल था, ना ही उसे अपने दर्द का एहसास था। उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। अभी जब बेतहासा दर्द उठा था, तब उसे याद आया था कि वो माँ बनने वाली थी। शरद का अंश उसके अंदर पल रहा है, वो उसके जीने का सहारा है। लेकिन ये दर्द जानलेवा था। इतनी तो उसके अंदर समझ थी कि ये मामूली दर्द नहीं है। लेकिन ये दरवाज़ा कैसे तोड़े, घर से बाहर कैसे निकले? कोई उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा था? दर्द के मारे उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ती जा रही थी। अब वो अगल बगल में रखे हुए सामान को पटक रही थी कि कोई सामान की आवाज़ सुनकर भी उसके पास आ जाए, लेकिन कोई उसकी आहट नहीं सुन पा रहा था। शरद, शरद आ जाइए ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। आके बच्चे को कुछ हो जाएगा, बचा लीजिए ना अपने बच्चे को। आ जाइए ना शरद। ईशानी रोते रोते शरद को याद कर रही थी, लेकिन कोई कितना भी याद कर ले, वो इंसान आने वाला थोड़ी ना था। आधी रात का समय था, सड़कें खाली थी। 1 घंटे का सफ़र 20 मिनट में तय करते हुए अतुल की गाड़ी उसकी गली के बाहर रुकती है। लेकिन अब उसके लिए मुश्किल था घर पहचानना। अतुल तुरंत ही ईशानी का नंबर पर लोकेशन डालता है और लोकेशन ऑन कर देता है। जिस तरफ रेड डॉट दिखा रहा था, उस तरफ बढ़ता जा रहा था। पूरा गली सुनसान था, सब अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ ही मिनट में घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाज़ा बुरी तरह से पीटने लग जाता है। सुशीला जी दरवाजे की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। इस वक्त कौन हो सकता है? आंटी, अंकल दरवाज़ा खोलिए, मैं अतुल हूँ। आंटी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, ईशानी मुसीबत में है। अतुल बाहर से तेज तेज चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर भी सुशीला जी हैरान थी। ये कहाँ से आ गया? इसे कैसे पता चल गया? हे भगवान,
हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ईशानी का फ़ोन उसके पास क्यों छोड़ दिया? उसी ने बुलाया होगा इसे। नहीं नहीं, अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ। बस 1-2 घंटे की बात है। उसके बाद कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा अचूक दवाई है, एक ही गोली में बच्चा साफ हो जाएगा। सुशीला जी बार बार डरते हुए मजनू से कैलाश जी को देख रही थी, जो नींद के दवाइयों के असर में गहरी नींद सो रहे थे। कौन है भाई? कौन रात को शोर मचा रहा है? अतुल की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जाग जाते हैं। लगता है कोई चोर आ गया है। नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं ईशानी का मदद करने आया हूँ। प्लीज़ इस दरवाजे को खोलने में मदद कीजिए। कौन हो तुम? तुम्हें तो कभी नहीं देखा है। देखिए, मैं उसका देवर हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया है, वो मुसीबत में है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना पीटने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पड़ोसी भी आकर दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं। सुशीला बहन, कैलाश भाई साहब, दरवाज़ा खोलिए। आप लोग ठीक हैं? सब दरवाज़ा पीट पीट रहे थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सुशीला जी दम साध कर बैठी हुई थी। मैं कह रहा हूँ ना, दरवाज़ा तोड़ने में आप लोग मेरी मदद कीजिए। अब अतुल दरवाजे को धक्का मारने लग जाता है। 1-2 पड़ोसी भी उसके साथ देने लग जाता है। उन लोगों को लगता है अंदर कोई मुसीबत आ रखी है। पुराना जमाने का दरवाज़ा था। कुछ ही देर की कोशिश करने के बाद कुंडी टूट कर नीचे गिर जाता है। अतुल तेजी से अंदर बढ़ता है। ईशानी, ईशानी कहाँ हो तुम? अतुल, अतुल। अतुल की आवाज़ सुनकर भी ईशानी के अंदर जान आ जाती है। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, अतुल उस कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। कुंडी खोलते हुए अंदर जाता है तो ईशानी दर्द के मारे छटपटाते हुए पसीने से लथपथ जमीन पर लेटी हुई थी। क्या क्या हुआ तुम्हें? अतुल, अतुल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, चलो। अतुल नीचे बैठकर उसे गोद में उठा लेता है। अतुल, मेरे 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 बच्चे। बोलते बोलते ईशानी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। उसके हाथ नीचे लटक जाते हैं। ईशानी, ईशानी। लगता है बेहोश हो गई, डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे। और ये सुशीला बहन कहाँ है? बच्ची इतनी मुसीबत में और ये कहाँ सोई हुई है? प्लीज़ आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प कर दीजिए ना। हाँ हाँ, चलो। कोई गाड़ी घोड़ा है? हाँ, मेरी कार गली के बाहर खड़ी है। ठीक है, चलो। वो पड़ोसी इंसानियत दिखाते हुए अतुल के साथ बाहर आता है। इतनी आवाज़ें सुनकर आधा मोहल्ला घर के बाहर आ गया था, लेकिन सुशीला जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। खिड़की पर खड़े हुए अतुल ईशानी को ले जाते हुए देखती रह जाती है। उन्हें लगता है दवाई ने अपना काम कर दिया है। अतुल जल्दी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर, नर्स, प्लीज़ देखिए ना, इसे क्या हो गया है? अतुल उसे गोद में उठाते हुए अंदर पहुंचता है। डॉक्टर और नर्स उसे बेहोश देखकर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। सफ़ेद रंग का सूट सलवार पर खून ने अपना निशान बनाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ इन्हें? पेट में बहुत तेज दर्द बता रही है। पीरियड का दर्द था क्या? ईशानी के खून के धब्बे देखकर डॉक्टर सवाल करती है। पता नहीं डॉक्टर, लेकिन ये माँ बनने वाली थी। व्हाट? हाँ, मुझे इसने यही बताया था। प्लीज़ आप देखिए ना, ईशानी को बचा लीजिए ना। बच्चे को नहीं बचाना है? डॉक्टर उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलती है। अतुल महज 24 साल का था। एक तो आप लोग पहले गलती कर लेते हैं, फिर दवाई खिलाकर उस गलती से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, और जब केस बिगड़ जाता है तब यहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर को उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ आप ट्रीटमेंट कीजिए ना। डॉक्टर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। पेपर साइन कर दीजिए, शायद अबॉर्शन करना पड़ेगा।
वसंत का नाम सुनकर अतुल का शरीर कांप जाता है। नहीं नहीं डॉक्टर, बच्चे को बचा लीजिए, मेरे भाई की आखिरी निशानी है। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, मेरे भाई की पत्नी है। मेरे भाई का बच्चा अभी अभी हमारे भाई हम सबको छोड़कर चला गया है, उनके बच्चे को बचा लीजिए। अतुल की बात सुनकर डॉक्टर की भी आंखें नम हो जाती है। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप पेपर प्रोसेस पूरा कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जी। डॉक्टर आईसीयू के अंदर चली जाती है। अतुल रिसेप्शन पर जाता है। पेमेंट करने के लिए जैसे ही अपना पर्स खोजता है तो उसकी जेब में पर्स नहीं था। जल्दबाजी में शायद वो पर्स लेना भूल गया था। घर के लोअर टी शर्ट में ही वो आ गया था। ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। इतने दिनों से अकेले सरवाइव कर रहा था। जो भी पैसे थे ख़त्म हो गए थे। ना उस सभी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही वो अपने अकाउंट में डाल पाता था। क्या हुआ सर? 1 मिनट दीजिए। अतुल नीरज को फ़ोन मिला देता है। नीरज अपना फ़ोन कभी साइलेंट नहीं रखता था। नीरज बाहर चेयर पर बैठा हुआ था। उसका रखा हुआ फ़ोन बजने लग जाता है। इतनी रात को बजते हुए फ़ोन देखकर नीरज की नज़र चली जाती है। ये इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? अतुल को उसने बाहर जाते हुए देखा था, इसलिए फ़ोन रिसीव कर लेता है। क्या हुआ? भाई कुछ पैसे चाहिए, मेरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुझे पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई? भाई ईशानी। क्या हुआ ईशानी को? भाई वो। अतुल सारी बातें नीरज को बताता है। तू घबरा मत, मैं बस पहुंच रहा हूँ। भाई उसे कुछ हो जाए क्या तो मैं क्या करूँगा? उसे कुछ नहीं होगा, शांत रह, बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हुआ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? धानी भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। धानी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अस्पताल? लेकिन क्यों? ईशानी एडमिट है। क्या हुआ ईशानी जी को? अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनिए ना, रुकिए ना, बताइए ना क्या हुआ? नीरज बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। धानी उसके पीछे दौड़ती है लेकिन नीरज गाड़ी में बैठते हुए स्टार्ट करके निकल जाता है। क्या हुआ होगा ईशानी जी को? अब हम कैसे जाए रात को? हमें पता ही नहीं कौन सा अस्पताल जाना है। मम्मी जी बता सकती है। धानी जाकर अराना जी का दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है। क्या हुआ धानी? मम्मी जी ईशानी जी को कुछ हो गया है। इनके पास शायद देवर जी का फ़ोन आया था और ये उठकर सीधे निकल गए हैं। क्या हुआ ईशानी को? पता नहीं पापा जी, हमें लेकर चलिए ना, बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं अतुल को फ़ोन करके पूछती हूँ। मेरा फ़ोन? आराधना जी अपना फ़ोन खोजती है लेकिन उन्हें अपना फ़ोन नहीं मिलता है। मैं करता हूँ। अरविंद जी अपना फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन पर ईशानी के नंबर से मिस कॉल थे। ईशानी ने मुझे भी कॉल किया था। क्या हो गया है जी? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं हुआ होगा, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। अरविंद जी अतुल को फ़ोन मिला देते हैं। अतुल कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुँच रहे हैं। क्या हुआ भैया? घर की खटपट की आवाज़ सुनकर गोविंद जी और भावना जी भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। ईशानी एडमिट है। उसे क्या हुआ? पता नहीं, अतुल फ़ोन पर कुछ बता ही नहीं पाया। चलो वहीं पर जाकर देखते हैं। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अतुल बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहा था। नीरज ने फ़ोन पर ही पेमेंट कर दिया था। कदमों की आहट सुनकर नज़र उठाकर देखता है तो सामने नीरज चलता हुआ दिखाई दे रहा था। भाई था तो वो छोटा सा ही, हमेशा घर का लाडला बनकर रहता था। कोई भी उसकी जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं थी। ऐसी हालत में उसका जी घबरा गया था।
और अस्पताल में तो अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं। भाई जाकर नीरज के सीने से लग जाता है। नीरज उसका सर सहलाने लग जाता है। भाई भाई ईशानी ठीक तो हो जाएगी ना? टेंशन मत लो। डॉक्टर बाहर आई है? नहीं भाई, तब से अंदर ही है। ठीक है, तू शांत हो जा। ऐसे छोटे छोटे बातों पर घबराया नहीं करते हैं। ऐसे छोटे छोटे बातों पर घबराएगा तो लाइफ के बड़े बड़े फैसले कैसे लेगा? नहीं, मुझे कोई लाइफ के बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं। मुझे बस आपका सबका छोटा सा भाई बनकर रहना है। तो तुझे कौन बड़ा भाई बना रहा है? अब हट, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार वहाँ पर पहुँच जाता है। क्या हुआ है? ईशानी को ऐसे एडमिट करना पड़ा है। कमज़ोर हो गई है क्या? चक्कर आ गया था? ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था क्या? सब अपने अपने अटकलें लगा रहे थे पापा को। तभी डॉक्टर बाहर आती है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सक्सेना। यस डॉक्टर। ईशानी कैसी है और बेबी कैसा है? बेबी शब्द सबके कानों में गूंजने लग जाते हैं। जी हम बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चांसेस कम ही हैं। ब्लीडिंग होने लगी थी। प्लीज़ डॉक्टर, बेबी को सेव कर लीजिए। आपको जो भी इलाज करना है, जो भी मेडिसिन देना है कीजिए, लेकिन बच्चे को बचा लीजिए। नीरज सामने आते हुए बोलता है। मिस्टर सक्सेना, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हो पाए तो हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। नर्स जी, C42 का इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर अपनी बात कहकर वापस अंदर चली जाती है। ये सब क्या हो गया है? ईशानी माँ बनने वाली थी और ये बात तुम दोनों को पता थी? फिर तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता हो तो हम उसका ख्याल अच्छे से रखते हैं। इतने दिनों से वो खाए पिए कुछ नहीं किया है, तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? अरविंद जी दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं। हमें भी नहीं पता था पापा। अभी थोड़ी देर पहले ईशानी का फ़ोन मेरे पास आया था और वो दर्द के मारे तड़प रही थी, तो मुझे फ़ोन किया था। तो तुम लोग तो हमें तो बता सकते थे। सॉरी पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस उसे लेने के लिए चला गया था। बहुत अजीब था उनका घर पापा। मुझे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। अरविंद जी भी अब अगल बगल ध्यान देते थे। सब थे, लेकिन कैलाश जी और सुशीला जी का कुछ अता पता नहीं था। भाभी, मेरी सरहद की आखिरी निशानी, भाभी उसे बचा लीजिए। मेरा सरहद वापिस आ रहा है। भावना जी आराधना जी का हाथ पकड़ लेती हैं। हाँ भावना, उसे कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। भगवान हमारे साथ इतना भी गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसी खुशियाँ देकर नहीं छीन सकते हैं। फिर से हमारे सरहद को अलग नहीं कर सकते हैं। जीजा जी बचा लीजिए मेरे सरहद को। हाँ भावना, तुम शांत रहो, भगवान से प्रार्थना करो। अब वही हमारी खाली झोली भर सकते हैं। सब आंख बंद कर भगवान को गुहार लगाने लग जाते हैं। धानी हॉस्पिटल में बने हुए छोटे से मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। नीरज चुपचाप खामोशी से सबको देख रहा था। अतुल आईसीयू के दरवाजे को देख रहा था। कब वो दरवाज़ा खुलेगा और डॉक्टर उनको खुशखबरी सुनाएगा। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। 3-4 दिनों से इसलिए भाग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं महाकुंभ के मेले में गई थी, इसीलिए। और अब आप लोगों को रोज़ नया भाग मिलेगा। थैंक यू। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।